नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 11 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इकाई क्रमांक 2 100 प्रबंधन कौशल, जिसे इंग्लिश में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। बच्चों, आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे सत्र क्रमांक 6 को, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं संक्षेप में कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 के भाग 1 को, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ताकत और कमजोरी किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं एवं स्वयं को जानना क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 के भाग 2 में योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण, ताकतों की पहचान, कमजोरियों को पहचानना एवं कुछ प्रश्न जो हमें हमारी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में सहायता करती हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था रुचि और क्षमताओं के बीच का अंतर। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 2 तैयार होना। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं तैयारी और उसका महत्व क्या है, पोशाक और तैयारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश कौन कौन से हैं एवं सत्र 2 के संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। इसके बाद बात करें सत्र 3 की, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसे इंग्लिश में पर्सनल हाइजीन कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए 3 कदम कौन कौन से हैं, हाथ धोने के आवश्यक चरण कौन कौन से हैं एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 4 की, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा टीम में कार्य क्या होता है एवं टीम के लाभ कौन कौन से होते हैं एवं टीम में व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 5 की, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा नेटवर्किंग कौशल, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा नेटवर्किंग कौशल क्या है, नेटवर्किंग कौशल के कौन कौन से लाभ होते हैं, नेटवर्किंग कौशल कैसे बनाया जाता है एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इसके बाद बात करें कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सत्र क्रमांक 6 100 प्रेरणा, जिसे इंग्लिश में सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 प्रेरणा क्या है, प्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं, 100 प्रेरित लोगों की योग्यता क्या होती है, 100 प्रेरणा का निर्माण कैसे होता है एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एक बचपन में हम लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी, जहां बताया गया था कि एक दौड़ होती है खरगोश और कछुए की। हम सभी जानते हैं खरगोश और कछुए में कौन तेज दौड़ता है, और उस कहानी में हम लोगों ने यह भी देखा कि उस दौड़ में कौन विजयी हुआ था। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि कहानी में कछुए की जीत और खरगोश की हार हुई थी। अब यदि आप उस कहानी को याद करें तो आपको याद होगा कि क्यों कछुए की जीत और खरगोश की हार हुई थी। क्या आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? धीमी गति से चलने के बावजूद उस दौड़ को किसने जीता? निश्चित रूप से हमारा उत्तर है कछुआ। कछुआ ही उस रेस को जीत पाया था। उनकी जीत की कुंजी यह थी कि कछुआ कभी भी अपने बारे में अपने आप को कम नहीं मानता था। बच्चों, जब खरगोश और कछुए की कहानी की शुरुआत हुई थी, शुरू में ही यदि कछुआ यह मान लेता कि
खरगोश तो इतनी तेजी से दौड़ता है, तो मैं क्यों खरगोश के साथ रेस लगाऊं? क्योंकि खरगोश तेजी से और कछुआ धीमी गति से चलता है। और यदि कछुआ यह शुरुआत में ही मान लेता कि मैं तो इससे वैसे भी हार जाऊंगा, मैं क्यों इसके साथ में रेस लगाऊं, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। वह हमेशा अपने आप को किसी से भी कम नहीं मानता था, और भले ही वह पिछड़ जाए, लेकिन वह हमेशा प्रेरित रहता था। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वह खुद से ही हमेशा प्रेरित रहता था। वह हमेशा अपने आप से यह सोचता रहता या कहता रहता था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। यदि समय या मौका मिलता है तो मैं भी यह साबित करके दिखा दूंगा। और वह धीरे धीरे सभी बाधाओं को पार कर गया और बिना रुके हुए दौड़ जारी रखी। बच्चों, अभी तक आप लोगों को पूरी कहानी याद आ गई होगी, जिसमें कहानी में बताया गया था कि एक कछुए और एक खरगोश की दौड़ शुरू होती है। जब खरगोश तेजी से दौड़ता जाता है और वह देखता है कि कछुआ तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह कुछ देर के लिए आराम करने लगता है। और जब खरगोश आराम करता है तो वह एक गहरी नींद में चला जाता है और कछुआ धीमी गति से आगे निरंतर बढ़ता रहता है और कहीं पर भी विश्राम नहीं करता है, जिससे कि कछुआ अंत में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, जबकि खरगोश अभी भी नींद में होता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह रेस हार चुका है और कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। तो बच्चों, यहां पर कछुआ खुद से स्वप्रेरित था। इसके बाद बात करते हैं स्वप्रेरणा या फिर सेल्फ मोटिवेशन की। स्वप्रेरणा बस आपके अंदर का बल है, जो आपको चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है। स्वप्रेरणा वह है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, खुश महसूस करने और हमारे जीवन को गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, स्वप्रेरणा या फिर सेल्फ मोटिवेशन दरअसल हमारे अंदर ही होता है। बस हमें यह पहचानने की जरूरत है, हमें खुद से ही यह कमिट करने की आवश्यकता है कि हम यह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह खुद से ही आता है, कोई अन्य व्यक्ति हमें नहीं बताता। दूसरे शब्दों में, यह उन चीजों को करने की हमारी क्षमता है जो हमें किसी को प्रभावित किए बिना करने की आवश्यकता है या हमें प्रभावित कर रही है। इसके बाद देख लेते हैं स्वप्रेरणा या फिर सेल्फ मोटिवेशन किस प्रकार से यह आई कांट डू इट को आई कैन डू इट में चेंज कर देता है। बच्चों, ऐसी चीजें जिन्हें हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, वह किस प्रकार से हम कर सकते में बदल जाती हैं, यही स्वप्रेरणा कहलाती है। स्वप्रेरणा वह बल है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। यह हमारी आंतरिक ड्राइव को प्राप्त करने, उत्पादन करने, विकसित करने और आगे बढ़ने के लिए है। जब आपको लगता है कि आप कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं या आप अभी नहीं जानते हैं कि कैसे शुरू करना है, तो आपकी आत्म प्रेरणा वह है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। बच्चों, जब भी हम अपने जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति जहां हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए या किस प्रकार से करना चाहिए, वहां पर हमें हमारी स्वप्रेरणा ही बल देती है और हमारी स्वप्रेरणा के माध्यम से ही हम चीजों को आगे ले जाते हैं।
क्योंकि हमारी स्वप्रेरणा ही हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बिंदु क्रमांक 1, आपके पास कुछ है जो आपको करना है। आप इसके बारे में उत्साहित या फिर भावुक नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। दायित्व की यह भावना आपको कार्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, यदि हम स्वप्रेरित हैं तो हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उसके बारे में यदि उत्साहित या भावुक नहीं है और हमें यह पता है कि इसको करना कितना आवश्यक है, तो हमारी स्वप्रेरणा हमारे दायित्व को हमें पहचानने में मदद करती है और फिर हम उस काम में कड़ी मेहनत के साथ लग जाते हैं, जिससे कि वह काम बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाता है। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नेहा अधिक से अधिक नमूना प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने के लिए अपने स्कूल के बाद पूरा समय पढ़ाई करने में लगाती है। वह अपनी परीक्षा में अच्छा करना चाहती है ताकि वह शहर में अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश ले सके। बच्चों, यहाँ एक बच्ची है जिसका नाम है नेहा। वह ज़्यादा से ज़्यादा नमूना प्रश्न पत्रों को हल कर रही है और वह उस समय पर उन प्रश्नों को हल कर रही है जब वह अपने स्कूल से घर पर आ जाती है। बचे हुए समय में वह अन्य चीज़ों को ना करके अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक चाह है जहां पर वह एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती है, अपने मनपसंद कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती है। इसके लिए वह खुद से ही प्रेरित है। वह अपनी स्वप्रेरणा या फिर सेल्फ मोटिवेशन का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद ही मेहनत कर रही है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रेखा सुबह 5 बजे उठती है और अपने डांस क्लासेस के लिए जाती है। फिर वह घर आती है और स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करती है। वह यह सब खुद से करती है, कोई उसे करने के लिए नहीं कहता। बच्चों, जैसा कि आप लोगों के सामने उदाहरण दिया गया है, एक लड़की रेखा जो कि सुबह 5 बजे उठ जाती है और उसके बाद डांस क्लासेस के लिए जाती है। घर आकर वह अपने स्कूल का होमवर्क करती है और होमवर्क करने के बाद वह अपने स्कूल या फिर आगे के काम करती है और इसके लिए उसे कोई नहीं कहता कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। वह खुद से ही प्रेरित होकर अपने काम को पूर्ण रूप से और सही करती है। इसके बाद बात करते हैं स्वप्रेरणा के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले आती है आंतरिक प्रेरणा। हम वे काम करते हैं जिनसे हमें खुश, स्वस्थ और अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने वार्षिक दिवस समारोह में प्रदर्शन करते हैं और आप कुछ नया सीखते हैं जैसे नृत्य, गायन आदि, तो आपको अच्छा लगता है। बच्चों, यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा के बारे में बताया गया है कि आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं। तो वह चीज़ें जो कि हम सीखते हैं और हमें खुद से वह चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसी को हम आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। इसके बाद आता है बिंदु क्रमांक 2, बाहरी प्रेरणा। हम चीज़ें करते हैं क्योंकि उनसे हमें सम्मान, मान्यता और प्रशंसा मिलती है। ऐसी प्रेरणा जिनसे हमें सम्मान या फिर मान्यता एवं प्रशंसा मिलती है, इस तरीके की प्रेरणा को हम बाहरी प्रेरणा कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुरेश ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया और पुरस्कार जीता, तो इसमें उसे सम्मान, मान्यता और प्रशंसा
की प्राप्ति हुई और इस प्रकार की प्रेरणा को बाहरी प्रेरणा कहा जाता है। इसके बाद आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि स्वयं से प्रेरित होते हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहला बिंदु आता है, जानिए वे जीवन से क्या चाहते हैं। बच्चों, उन्हें यह मालूम होता है, उन्हें यह पता होता है कि उन्हें किस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और वह अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है, ध्यान केंद्रित करना। जिस लक्ष्य को वह प्राप्त करना चाहते हैं वह अपना ध्यान पूरे तरीके से उसी लक्ष्य की ओर लगा देते हैं, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह पर्याप्त समय और अपना पूरा ध्यान उस साइड दे सकें। तीसरा बिंदु आता है, जानिए क्या है महत्वपूर्ण। बच्चों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे पहले वह इस बारे में अपने आप से अपने आप को जागरूक करते हैं। इसके बाद आता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण भाव। जब वह अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लेते हैं तो पूरे तरीके से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। एक अच्छे स्वप्रेरित व्यक्ति के अंदर यह गुण होना आवश्यक है। आइए बच्चों, स्वप्रेरणा को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी है दशरथ मांझी की, जिन्हें द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यह कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। आप सभी इस कहानी को ध्यान से पढ़ना और एवं ध्यान से सुनना। दशरथ मांझी जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हुई थी, जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में गया के करीब गहलौर गांव के एक छोटे से गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली थी। बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि दशरथ मांझी अकेले एक हथौड़े एवं एक छेनी की सहायता से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट करके एक सड़क को इन्होंने बनाया था। कितना समय लगा था? 22 वर्षों के परिश्रम के बाद दशरथ के बनाई सड़क ने अतरी, एक गांव का नाम है, और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। जिसका मतलब है दशरथ मांझी द्वारा बनाई गई सड़क के माध्यम से अतरी और वजीरगंज के बीच में 40 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। दशरथ मांझी एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे और आदिवासी जाति के थे। शुरुआती जीवन में उन्हें अपना छोटे से छोटा हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़, और पहाड़ का नाम था गहलोर पर्वत, पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों न बिजली थी न पानी। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगा करके जाना पड़ता था। उन्होंने फाल्गुनी देवी से शादी की थी। दशरथ मांझी को गहलोर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गईं और उनका निधन हो गया। बच्चों, एक दिन दशरथ मांझी
पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे थे और फाल्गुनी देवी दशरथ मांझी के लिए खाना ले जा रही थी, जिस कारण वह पहाड़ से होते हुए जा रही थी। एवं जब वह पहाड़ पर गए तो उस समय पर वहां बरसात हो रही थी और उस बरसात के कारण उस पहाड़ से वो गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई, क्योंकि बाजार दूर था, समय पर दवा नहीं मिल सकी। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच रास्ता निकालेंगे और अतरी व वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। बच्चों, दशरथ मांझी ने खुद की प्रेरणा के माध्यम से एक संकल्प लिया और अपने आप से यह कहा कि मैं इस पूरे पहाड़ को खोदूंगा और अतरी और वजीरगंज के बीच की जो दूरी है उसे कम करूंगा। आइए बच्चों, देखते हैं हमने जो कहानी पढ़ी है और हमने जो स्वप्रेरणा की योग्यता के बारे में बात की थी, उन दोनों में क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जीवन में हम क्या करना चाहते हैं। तो इस कहानी में आपको पता है कि दशरथ मांझी क्या करना चाहते थे, पहाड़ को काटना और सड़क का निर्माण। हमारा दूसरा बिंदु था कि हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यहाँ दशरथ मांझी द्वारा केवल छेनी और हथौड़ी के माध्यम से अपनी लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसके बाद तीसरा बिंदु था क्या महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह था कि वह अपने गांव को और दूसरे ब्लॉक को जोड़ना चाहते थे, जिससे उनके गांव में खुशी आ सके और उन्हें समय पर जरूरतें पूरी हो सके। चौथा बिंदु था समय समर्पण की भावना। तो उन्होंने अपने जीवन के 22 साल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में निकाल दिए, जिससे यहाँ पता चलता था कि वह अपने काम को जिससे यहाँ पता चलता है कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने समर्पित थे। तो यदि हम अपने जीवन में स्वप्रेरित होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि हमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है एवं क्या महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके बाद अंत में हमें पूरे समर्पण भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे जुट जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्वप्रेरणा के निर्माण के बारे में, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है अपने बारे में पता करें, नोइंग योरसेल्फ। अपनी पसंद और नापसंद को पहचानें, समझें कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। बच्चों, सबसे पहले यदि आपको अपने बारे में पता करना है तो सबसे पहले तो आप अपनी पसंद और नापसंद को पहचानें, जिससे दूसरा बिंदु आता है अपने लक्ष्यों को सेट करें और इस पर ध्यान केंद्रित करें। उन लक्ष्यों को परिभाषित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करें। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसी लक्ष्य की ओर अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। तीसरा बिंदु आता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना को निर्माण करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। उन गतिविधियों की एक सूची को योजना बनाएं जो आप प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। स्कूली शिक्षा के बाद आपको होटल प्रबंधन संस्थान में शामिल होने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठना
पड़ सकता है। बच्चों, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक योजना का निर्माण भी करना होगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप 12वीं के बाद या अपनी स्कूल शिक्षा के बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। इसके बाद अगला बिंदु आता है अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहें। कठिन समय का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। उदाहरण के लिए, भले ही मैंने होटल प्रबंधन प्रवेश परीक्षा को क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं शेफ बनने के अन्य तरीकों का पता लगाऊंगा। बच्चों, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति हेतु आप अलग अलग संसाधनों, अलग अलग मार्गों का चयन भी कर सकते हैं, जिससे आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसके बाद अंत में हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आज हमने बात की स्वप्रेरणा के अर्थ के बारे में। दूसरा, हमने देखा प्रेरणा के प्रकारों की पहचान करना, जिसका मतलब है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तीसरा बिंदु आज हमने जाना स्वप्रेरित लोगों के गुण क्या क्या होते हैं। एवं चौथा बिंदु हमने जाना स्वप्रेरणा बनाने के लिए चरण कौन कौन से हैं या स्वप्रेरणा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सत्र क्रमांक 7 लक्ष्य निर्धारण, जिसे इंग्लिश में गोल सेटिंग कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।